जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह है ध्यान कैसे करें, एकांत में या समूह में। एकांत में ध्यान करना चाहिए या समूह में ध्यान करना चाहिए। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य को ध्यान योग का अभ्यास एकांत में करना चाहिए या समूह में करना चाहिए। तो यह विषय वैसे सुनने में तो यह बहुत मामूली सा विषय लग रहा होगा कि यही तो समझना है कि एकांत में करें या समूह में करें। लेकिन एकांत में करने का लाभ क्या है और समूह में करने का लाभ क्या है, और समूह में करने की हानि क्या है, और एकांत में अभ्यास करने की हानि क्या है। तो ये आज हम यह बात समझने का प्रयास करेंगे और यह विषय मुख्य रूप से साधकों के लिए है, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है। उन साधकों के लिए यह विषय है। तो आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रहस्यमयी है। ना कि सुनने में जितना सरल लग रहा है उतना सरल है, बल्कि यह रहस्यमयी विषय है। अनेक रहस्य इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम उन रहस्यों को भी आज समझेंगे और इस बात के महत्व को भी समझेंगे कि ध्यान योग का अभ्यास, साधना का अभ्यास अकेले करना चाहिए या एकांत में करना चाहिए या समूह में करना चाहिए। ग्रुप मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, समूह में अभ्यास करना कैसे करना चाहिए। तो इसके फर्क को हम समझेंगे। देखिए, अब यहाँ पर कई तरह के लोग होंगे, कई तरह की साधनाएं वो करते होंगे, मंत्र योग भी करते होंगे, मंत्र साधना करते होंगे या अन्य दूसरे कई चीज़ें हो सकती हैं, कई तरह की साधनाएं हो सकती हैं। देखिए, आप कौन सी साधना करते हैं यह मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो लोग ध्यान योग करते हैं, जो पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित धारणा, ध्यान, समाधि की साधना कर रहे हैं, ठीक, जो नादानुसंधान में लगे हुए हैं, नाद योग में लगे हुए हैं, नाद योग के अभ्यास में लगे हुए हैं, जो ध्यान में, अतीन्द्रिय ध्यान के अभ्यास में लगे, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसे कहा जाता है, उसके ध्यान के अभ्यास में लगे हुए हैं। तो जो ऐसा अभ्यास में लगे हुए हैं, वैसे तो ध्यान देखिए स्वतः ही होने वाली क्रिया है। हम तो अभ्यास करते हैं, हम तो धारणा करते हैं, और आपको सिखाया भी जाता है तो धारणा ही सिखाई जाती है। लेकिन अगर सही धारणा हो, सही अभ्यास हो, तो ध्यान भी होने लग जाता है। तो ध्यान योग के लिए जो अभ्यास किए जाते हैं, उनमें उसकी जो साधना है, साधना मतलब अभ्यास, साधना मतलब प्रैक्टिस। तो साधना जो है वो कैसे करनी चाहिए, समूह में करना ज़्यादा अच्छा है या एकांत में करना ज़्यादा अच्छा है। देखिए, जब भी बात ध्यान की होती है तो निश्चय ही एक हम सामान्य रूप से सोचें कि ध्यान हमें लगाना है तो हमें शांति चाहिए। शांति चाहिए तो एक कॉमन सेंस हमारा कहेगा कि भाई एकांत में किया करो, अकेले बैठकर ध्यान किया करो। लेकिन समूह में करने का मतलब क्या है? समूह में करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कुछ लोगों का समूह, बल्कि समूह में सभी लोग जो ध्यान योगी हैं वो समूह में बैठकर भी ध्यान करें, ठीक है। और दूसरा कि एकांत में बैठकर करें। तो जो ध्यान योगी हैं उनके समूह की बात की जा रही है। समूह में सभी लोग ध्यान योग करने वाले हैं, ध्यान योग का अभ्यास करने वाले हैं, और वो सभी लोग एक साथ बैठकर एक जगह पर या एक समय में
आजकल ऑनलाइन सिस्टम भी चल रहा है, तो लोग ऑनलाइन मेडिटेशन में, ऑनलाइन में भी ग्रुप मेडिटेशन हो जाता है, ग्रुप समूह साधना हो जाती है, ऑनलाइन में भी हो जाती है। तो यह ग्रुप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पहले हमें इस सिद्धांत को समझना है कि समूह में जब हम ध्यान करते हैं उसकी आवश्यकता क्या है, समूह में ध्यान करने की, और उसका लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है। सारी चीजें, तीनों ही चीजें हैं। उसी प्रकार से एकांत में ध्यान करने की आवश्यकता क्या है, लाभ भी है और हानि भी है। एकांत में ध्यान करने की हानि भी है। अब इसकी हानि कैसे है, लाभ कैसे है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि साधक की अवस्था कैसी है। साधक जो साधना करने वाला है उसकी अवस्था कैसी है, वह इस बात पर भी निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम समझें कि समूह में ध्यान करना, इसकी क्या आवश्यकता है। तो एक बात समझ लीजिए कि जब ध्यान योग से साधक जुड़ता है, जैसे कि ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स अभी 20 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पीछे जो ध्यान योग ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो लोग समूह में भी ध्यान उनको करवाया जाता है, ग्रुप मेडिटेशन भी करवाया जाता है, ऑनलाइन भी करवाया जाता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का भी फर्क हम बताएंगे। तो अब जो है अंतर क्या है, फर्क क्या है समूह में ध्यान करना और एकांत में ध्यान करने का, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समूह पे आते हैं, इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है। जब कोई ध्यान योग सीखता है और नया नया सीखता है, उसने ध्यान योग सीखा है, अभ्यास किया है, ध्यान योग का ज्ञान प्राप्त किया है, एक तरह से उसमें दीक्षित हुआ है, इनिशिएट हुआ है। तो जब उसे ध्यान योग का अभ्यास करना है, उसे प्रैक्टिस करनी है ध्यान योग का, तो अब उस ध्यान योग में अगर वो दृढ़ संकल्प है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं। तो उस ध्यान योग का अभ्यास करते हुए उसे कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, कई बातें उसे समझ में ही ना आए, कई तरह की अनुभूतियां आए जो उसके मन में अनेकों प्रश्न खड़ा कर सकती हैं, और ऐसा होता है। तो कई तरह की अनुभूतियां आना और प्रश्न खड़ा होना और मन ना लगना, क्योंकि एकांत में अगर मन भी कब ज़्यादा एक्टिव होता है, खाली मन शैतान का घर कहते हैं। अगर आपने अपने मन को किसी कार्य में नहीं लगाया है तो वह शैतान की तरह काम करेगा, अनेकों विचार आपको देगा। तो जब आप एकांत में बैठते हैं, जब आप एकांत में साधना करने बैठते हैं, तो नवीन साधक जो हुआ करते हैं, जो नए साधक हुआ करते हैं, उनके साथ एक समस्या आती है कि वह बहुत जल्दी विचलित होते हैं साधना के मार्ग से, या उनका ध्यान नहीं लगता है, उनका मन कई गुना ज़्यादा नकारात्मक विचार या कई गुना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, अनेकों विचार आने शुरू हो जाते हैं और अनेकों तरह की परेशानियां भी उनको आती हैं। और एकांत में कई बार मन हम पर ज़्यादा हावी होकर हमें साधना के मार्ग से तोड़ भी देता है। मन कहता है कि छोड़ो, हो गया, बस 5 मिनट बैठ लिए, लेकिन 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 5 मिनट में कौन सी आध्यात्मिक ऊर्जा आप एकत्र कर लेंगे। तो मन की जो ताकत है वो बहुत काम करती है। जब आप एक नए साधक हैं, नवीन साधक हैं, आपको ध्यान योग शुरू किए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, या 1 वर्ष भी हो गया हो, 2 वर्ष भी हो गया हो, तो आप अपने आप को नया साधक ही मानिए। ठीक है, अगर 1-2 वर्ष भी हो रहा है तो बिल्कुल नए नहीं है, लेकिन नए साधक में, क्योंकि साधना का जो मार्ग है इसमें जो परिपक्वता आती है समय के साथ आती है, या तो लंबा समय लगेगा या फिर हमारे पिछले जन्मों की साधना संपत्ति है, तो फिर जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं साधना के मार्ग पर। तो एकांत में साधना करना बिल्कुल नवीन साधक के लिए खतरनाक है। मन उसके ऊपर अनेकों रूप से हावी हो जाता है। एक युवक ने पीछे कहा, उससे बात करते हुए उसने कहा कि मैं मेडिटेशन करता तो हूँ, लेकिन जब भी मैं ध्यान करता हूँ मेरे ऊपर अश्लील विचार हावी हो जाते हैं, मेरे ऊपर कई बार क्रोधमयी विचार हावी हो जाते हैं, कई बार ऑफिस में किसी से कहा सुनी हो गई तो उसके प्रति नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं।
और नहीं तो अश्लील विचार हावी हो जाते हैं मेरे मन के ऊपर जब भी ध्यान करने बैठता हूँ। शुरुआत में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन 2 महीने बाद यह समस्या शुरू हुई और अभी तक यह समस्या है कि ऐसे। तो फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान करना ही छोड़ दिया। फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान करना ही छोड़ दिया कि जब ऐसे ही विचार आने हैं तो ध्यान योग करने का क्या फायदा। तो कुछ लोग इस तरह से ध्यान योग का अभ्यास त्याग दिया करते हैं, ध्यान योग का अभ्यास छोड़ दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकांत में ध्यान कर रहे थे। तो एकांत, बिल्कुल एकांत में ध्यान करना थोड़ा सा परिपक्व साधकों के लिए जरूरी है। और दूसरी बात कि नए साधक भी एकांत में ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पहला महत्व, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वह समूह साधना को दें तो नवीन साधकों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नए साधकों के लिए समूह साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो समूह साधना पर ध्यान दें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो नए साधक हैं, जिन्होंने अभी ध्यान योग शुरू किया है, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छा उनको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रारंभ में सामूहिक साधना करनी चाहिए, समूह में बैठकर साधना करनी चाहिए। तो समूह में बैठना, किसी एक जगह पर हम सारे लोग बैठे, समूह में बैठे, तो कई बार जब ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है तो ऑनलाइन में कोई कहीं से जुड़ता है, कहीं से जुड़ता है। अगर सामूहिक साधना रखी भी जाए तो सब एक जगह पहुंच नहीं पाते हैं। कोई किसी शहर से है, कोई किसी शहर से, कोई किसी देश से भी हो जाता है, कई बार किसी फॉरेन कंट्री में है, कोई एनआरआई है। तो इस तरह से कई लोग हैं, तो वो लोग भी सामूहिक साधना में वो आ जाएं, ये संभव नहीं। लेकिन आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी ग्रुप मेडिटेशन होता है। यहाँ ध्यान योग के कोर्स में भी जो लोग ध्यान योग कोर्स कर लेते हैं, उनके लिए ऑनलाइन ग्रुप मेडिटेशन डेली रखने की कोशिश की जाती है और होता है, चल रहा है अभी भी सुबह सुबह। तो जो ध्यान योग का जो अभ्यास है, समूह में अनिवार्य हो जाता है, खासकर नवीन साधकों के लिए तो बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। क्या पुराने साधकों के लिए नहीं अनिवार्य होता? जी, पुराने साधकों के लिए भी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो करें तो उसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। अब समूह में साधना करने में क्या होता है? समूह में जब आप साधना करेंगे, ग्रुप में साधना करेंगे, तो फिर आपका मन, आप पाएंगे कि आपका मन उतना कार्य नहीं कर रहा। समूह में प्रत्येक व्यक्ति जब बैठता है तो सबकी ऊर्जा जागृत होती है, सबकी ऊर्जा जागृत होती है, सब साधना के कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो उसका प्रभाव, जो व्यक्ति थोड़ा कमजोर भी है, जिसका थोड़ा मन नहीं भी लगता है, तो उसका भी मन लगने लग जाता है, उसको भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। अब क्या यह संभव ऑनलाइन सिस्टम में भी है? जी हाँ, ऑनलाइन सिस्टम में भी यह संभव है। ऑनलाइन सिस्टम में भी ये संभव है, क्योंकि यह जो साधना है और जो भावनाएं हैं वह सूक्ष्म हुआ करती हैं, स्थूल नहीं हुआ करती। जरूरी नहीं है किसी स्थूल देश काल में अगर इकट्ठे होंगे तभी उनकी एनर्जी मैच करेगी, नहीं। अगर वो ऑनलाइन में भी ग्रुप मेडिटेशन करते हैं और उनको कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला है कि हमें ऐसे ऐसे इस प्रोसेस में ध्यान करना है, तो उस ग्रुप मेडिटेशन का, उस सामूहिक साधना का लाभ सभी लोग उठाते हैं। जिसका थोड़ा मन नहीं भी लग रहा है, उसका भी मन लगने लग जाता है। तो सामूहिक साधना, जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, उनकी सामूहिक साधनाएं चलती रहती हैं और वो निःशुल्क चलती हैं। निःशुल्क कहने का मतलब उन लोगों के लिए है कि जो ध्यान योग का कोर्स कर चुके हैं। तो अब ये जो सामूहिक साधनाएं चलती हैं, ऑनलाइन चलती हैं, लेकिन आपको प्रत्येक क्षण इंस्ट्रक्शन मिलता रहता है, गाइडलाइंस मिलती रहती हैं कि हमें अगर मन विचलित हो तो हमें क्या करना है, मन में अश्लील विचार आए तो क्या करना है, ध्यान करते हुए निद्रा आने लगे तो क्या करना है, अगर निद्रा रानी आ जाए तो क्या करना चाहिए, हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो सारे गाइडलाइंस मिलते हैं और अभ्यास कराया जाता है कि आप इस प्रकार से अभ्यास करिए तो आप गहरे ध्यान में उतर पाएंगे, ध्यान घटित होगा आपके भीतर। तो जो नए साधक हैं वो सामूहिक साधना पर ज़्यादा ध्यान दें तो उन्हें बहुत लाभ होगा। तो सामूहिक साधना में जितने लोग बैठते हैं उन सब की भावनाएं एकाग्र हो रही होती हैं। तो जब वो अपनी भावनाओं के साथ बैठा है
तो वह भी इस एकाग्रता से, इस अवस्था से अपने आप को नहीं बचा पाता, और उसे भी लाभ, बचाएगा भी क्यों, बचने वाली यहाँ कोई बात नहीं है, बल्कि उसे भी उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है सामूहिक साधना का। सबकी भावनाएं, सबकी श्रद्धा, सबके विचार और सबका जो ऑरा है वो पॉजिटिव होने लग जाता है और सबको उसका प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। तो सामूहिक साधना में बड़े आराम से साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अब इसलिए सामूहिक साधना अनिवार्य हो जाती है, जरूरी हो जाती है कि साधकगण सामूहिक साधना करें, ग्रुप मेडिटेशन करें। ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन का ही लाभ उठाने की कोशिश करें। अगर ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है तो ऑनलाइन ही लाभ उठाने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम साधना में दृढ़ होना चाहते हैं तो हमें सामूहिक साधना जरूर करनी चाहिए, हमें ग्रुप मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, फॉर बिगिनर्स ये बहुत जरूरी है। और सब लोग कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन मिल रहा होता है, सब लोग कर रहे होते हैं, तो व्यक्ति करने लग जाता है। जो एकांत में नहीं हो पाता है वो सामूहिक साधना में होने लग जाता है और उसकी गति तीव्र हो जाती है। जैसे मात्र साधना की ही बात मत कीजिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो जहां 10 लोग, अगर आप अकेले सीख रहे होगे, अकेले अभ्यास कर रहे होगे, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, शायद सीखने में दिक्कत आए। लेकिन जहां 10 लोग सीख रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं, उनको देख देख कर आप बहुत कुछ सीख जाओगे, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। तो वैसे ही जब सामूहिक साधना होती है तो सामूहिक साधना में आपको सही तरीके से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और आपके लिए बैठना, समूह में बैठना, क्योंकि सब लोग बैठे हुए, आप अकेले नहीं बैठे हुए। आपके मन को पता है, आपके दिमाग को पता है कि भाई मैं अकेले नहीं कर रहा, मैंने अकेले ज्वाइन नहीं किया है, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और सभी बैठे हुए हैं, सभी कर रहे हैं, तो आप भी करने लगोगे। तो अभ्यास के लिए, अभ्यास को अच्छा करने के लिए सामूहिक साधना अनिवार्य है, सामूहिक साधना जरूरी है, वो जरूर लोगों को यथा। अब हम आते हैं एकांत साधना। तो इसका मतलब एकांत साधना नहीं करना चाहिए। अगर आप साधना का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो दिन में एक बार अगर आप सामूहिक साधना में बैठते हैं, ग्रुप मेडिटेशन में, ग्रुप ध्यान योग में बैठते हैं, तो समय निकालकर एक बार आप एकांत में भी बैठें तो बहुत लाभ मिलेगा। फिर क्या होगा कि आपने सामूहिक किया, सामूहिक में आपको एक अच्छे से, एक प्रॉपर वे में गाइडलाइंस आपको मिल गई। अब आपको एकांत में भी सहायता प्राप्त होगी। जब एकांत में बैठोगे तो उस समय भी आपको अच्छा लगेगा। एक भले मानस ने फ़ोन किया मुझे कुछ दिन, उन्होंने कहा कि मैं सुबह वाला ध्यान योग ज्वाइन करता था, बीच में छोड़ दिया मैंने देखा कि मैं खुद से कर लूँगा, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं ध्यान योग समूह में जो हो रहा है, जो ऑनलाइन ग्रुप मेडिटेशन हो रहा है, उसको मैं ज्वाइन करूँ। मुझे पता ही है, मैंने ध्यान योग का कोर्स कर ही लिया है, तो मैं अपना अलग से कर लूँगा। तो मैंने कुछ दिन ज्वाइन किया और फिर ज्वाइन करना छोड़ दिया और मैं अकेले से साधना करने लगा, अकेले से करने लगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरी ध्यान अभ्यास में गिरावट आने लगा, मेरी अनुभूतियाँ, जो ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस होती हैं, जो अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ, दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, उनमें भी कमी आने लगी। मेरा मन भी कम लगने लगा, मेरा मन विचलित सा होने लगा। फिर मैंने देखा कि ये तो भाई ध्यान योग का अभ्यास मुझसे सही से हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर से मैंने ग्रुप मेडिटेशन, सामूहिक साधना ज्वाइन करना शुरू कर दिया और फिर मुझे परिपक्वता थोड़ी सी आने लगी, एक गाइडलाइंस मिलना शुरू हो गया, एक एनर्जी मिलनी शुरू हो गई, एक कनेक्शन। जब सामूहिक साधना करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मैं किसी बड़ी शक्ति के साथ जुड़ गया हूँ, जो कि मुझे बीच में बंद हो गया था, ऐसा अनुभव होना। मैं खुद से ध्यान करता हूँ तो मुझे ऐसा, मैं ऐसे अनुभूति से बच रहा था, नहीं मिल पा रहा था ऐसा अनुभव, लेकिन अब मुझे ऐसा अनुभव फिर से होना शुरू हो गया। फिर से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं एक बहुत ही ऊपर की, बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था की आध्यात्मिक शक्ति से मैं जुड़ते जा रहा हूँ। फिर से मुझे ऐसी अनुभूति होने लगी है और एकांत में भी मैं साधना कर लूँ तो वो भी अच्छे से हो जाता है। तो प्रारंभ में योगियों को, साधकों को सामूहिक तो पक्का करना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय निकालकर एकांत में भी बैठ जाना चाहिए। इससे डबल लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, डबल स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, गति मिलनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो सामूहिक करिए और एकांत ना समय मिले तो एकांत मत कीजिए, लेकिन अगर मिलता है समय तो एकांत भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए।
उसके बाद। ठीक है, तो अब हम ये इस बात को हम समझें और सामूहिक साधना का हम अवश्य ही लाभ उठाएं। चलिए, अब एकांत में साधना कब करनी चाहिए? जब साधक थोड़ा परिपक्व हो जाए। एक तो वो दृढ़ संकल्प हो कि मुझे ध्यान योग किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, मुझे अभ्यास करना ही करना है, और उसके लगभग ध्यान योग का अभ्यास करते हुए 4 साल 5 साल तक वो बिता चुका है समय, या उससे ज़्यादा का समय बिता चुका है, तो वो एकांत में बैठे। लेकिन अगर उसे अवसर मिलता है तो वो सामूहिक भी साधना करे। सामूहिक साधना करने से जब श्रेष्ठ योगी सामूहिक साधना में बैठते हैं तो उनका जो ऑरा है, उनका जो प्रभाव है, उससे सभी प्रभावित होते हैं। अर्थात सबको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लग जाती है। सबको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लग जाती है सामूहिक साधना में, ग्रुप मेडिटेशन। तो इसलिए जो श्रेष्ठ साधक हैं उनको फिर भी अगर उन्हें अवसर मिलता है तो सामूहिक साधना में उनको भी बैठना चाहिए। लेकिन जो श्रेष्ठ हो चुके हैं, जो अपनी आप को थोड़ा साध चुके हैं, एकाग्र हो चुके हैं, तो उन साधकों को एकांत में साधना करना चाहिए। एकांत में साधना करने से, क्योंकि सामूहिक साधना में थोड़ा सा एक बंधन रहता है। जो एकांत में हमारी तीव्र गति हो सकती है वो शायद सामूहिक में नहीं हो सकती है। किसके लिए? जो श्रेष्ठ कोटि के साधक है, जो श्रेष्ठ कोटि के साधक है उनके लिए। और जो नहीं है, जो प्रारंभिक है, जो बिगिनर्स हैं, उनका फोकस सामूहिक साधना में ज्यादा होनी चाहिए। एकांत में वो समय दें तो अच्छी बात है, और अगर ना मिले समय एकांत में तो उन्हें सामूहिक साधना तो जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं? जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने नया नया ध्यान योग सीखा है, समझा है और अभ्यास में लगे हैं, उनके लिए। तो उनको चाहिए कि वो सामूहिक ध्यान योग पर, सामूहिक साधना पर ज़्यादा फोकस करें, तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा इसके बजाय कि एकांत में। ठीक, तो एकांत में साधना करना सबके लिए नहीं होता है, खास करके नवीन साधकों के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। तो लेकिन जो आगे बढ़ चुके हैं वो एकांत पर जोर दें, और थोड़ा समय मिले तो सामूहिक भी करें। सामूहिक करने से उनको लाभ मिलेगा। कई बार लंबा समय भी हो जाता है लोगों को साधना करते हुए, 5-6 साल 10 साल भी हो गए, लेकिन फिर भी उनकी दृढ़ता नहीं बन पाती। तो अगर दृढ़ता नहीं बन पाती तो फिर उन्हें सामूहिक साधना ज्वाइन करना चाहिए, सामूहिक साधना में जरूर जुड़ना चाहिए। सामूहिक साधना करने का एक बहुत बड़ा दूसरा लाभ होता है कि इससे समाज कल्याण भी होता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ मंत्रणा करते हैं, एक साथ विचारणा करते हैं, और एक साथ वो साधना भी करते हैं। ठीक, एक साथ वो साधना भी करते हैं। तो जब एक साथ करते हैं तो उनकी एक वाइब्रेशन उठती है। उस एक साथ में, संगठन में, संगठन में शक्ति होती है। तो संघ में बैठे रहने के कारण उनसे एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो चारों तरफ के वातावरण को प्रभावित करती है और सभी दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। इसीलिए हमारे वेदों के अंदर ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में, दशम मंडल के संज्ञान सूक्त में क्या कहा गया है? संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषाम समानम मंत्रमभि मंत्रेव समानेन वो हविषा जुहोमि। समानीव आकूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। अर्थात जिस प्रकार से संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे, संग एक साथ चलते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ निवास करते हैं, उनका मन एक साथ कार्य करता है। संगो मनानसी जानताम देवा भागम, ऐसे देवता लोग जैसे अपना अपना भाग ग्रहण करते हैं, अपना अपना भाग वो ग्रहण करते हैं, वैसे मनुष्य को भी चाहिए, योगियों को भी चाहिए कि वह इसी प्रकार से अपना अपना भाग संतोषपूर्वक ग्रहण करें। एक प्रकार एक संगठन में चलें, एक संग चलें, एक साथ बोलें।
समानो मंत्र समिति समानी, उनकी मंत्रणा समान हो, उनकी समिति समान हो। ये योगियों के लिए कहा गया है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम, उनका मन उनका चित्त एक साथ सम की अवस्था में हो। समानम मनः सह चित्तमेषाम, समानम मंत्रमभि मंत्र एव समानेन वो हविषाज होमि, अर्थात उनका चित्त भी समान अवस्था में हो। और जब ध्यान योग करने के लिए एक समूह में जब बैठा जाता है तो सारे लोग एक अवस्था की ओर पहुंच जाते हैं। वो एक ही प्रयास में लगे रहते हैं, वो एक ही कार्य कर रहे होते हैं, वो एक ही मंत्रणा कर रहे होते हैं, वो एक ही विचारणा कर रहे होते हैं और एक ही तरह का अभ्यास भी कर रहे होते हैं। उनका मन एक साथ शांत होने लग जाता है, उनका चित्त बड़ी आसानी से एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है और बड़ी आसानी से उनका जो चित्त है वो शांत होने लग जाता है। तो सामूहिक साधना में बड़ी शक्ति होती है और सामूहिक साधना से एक वाइब्रेशन भी चारों तरफ फैलता है जो पूरे समाज को जागृत करता है। अब मान लीजिए कि ऑनलाइन ही कर रहे हैं, एक समय पे कर रहे हैं, लेकिन सब लोग, इतने सारे लोग, अगर 100 लोग एक साथ कर रहे हैं, अगर 100 लोग एक साथ ऑनलाइन साधना कर रहे हैं, तो वो सब के सब लोग एक ही टाइम पर, भले ही अलग अलग जगहों पर हों, लेकिन एक ही समय पर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका भी प्रभाव जुड़ना शुरू हो जाता है, उसका भी प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। तो एक ही साथ वो बैठते हैं, तो एक साथ बैठने के कारण एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है सबके हृदय से, सबके चक्रों से, सबके अंदर से, और एक दूसरे का सपोर्ट भी करती है और वो आगे भी बढ़ती है। दूसरे जो लोग हैं उनको भी इसका प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है, उनको भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें यह विचार करना चाहिए। लेकिन अब यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हम हमेशा हम सामूहिक कर रहे हैं तो एकांत में नहीं करेंगे। सबसे अच्छा क्या है, साधना करने का तरीका क्या है कि अगर आपको अवसर मिल रहा है सामूहिक साधना करने का तो आप सामूहिक भी करिए और फिर आप थोड़ा समय निकालकर अपने से एकांत में भी बैठिए। जब दोनों एक साथ चलेगा तो कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। जब दोनों थोड़ा दोनों होगा, सामूहिक भी बैठे, अवसर मिल रहा है सामूहिक का तो सामूहिक को नहीं छोड़ा और फिर थोड़ा सा एकांत में भी बैठ गए। इसलिए जो लोग सामूहिक साधना करते हैं मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा सा अकेले भी बैठा कीजिए, या कभी कभी उनको अकेले ही बैठने के लिए कहा जाता है, सामूहिक को कभी कभी कैंसिल किया जाता है ताकि अकेले का अभ्यास। तो मेरा अनुभव ये है कि अगर आदमी सिर्फ जो बिगिनर साधक हैं, जिनको ध्यान योग से जुड़े हुए कम समय हुए या किसी भी प्रकार की वो साधना कर रहे हैं, तो जो है जुड़े हुए अभी नए हैं, कुछ वर्ष हुए हैं या कुछ महीने हुए हैं, कुछ दिवस हुए हैं, तो वो जो है सामूहिक साधना भी करें और थोड़ा समय निकालकर एकांत में बैठें। लेकिन जिनके साथ कुछ ज़्यादा समस्या है, कुछ लोगों के साथ ज़्यादा समस्या है, एक महानुभाव ने कहा कि जब मैं अकेले साधना करके बैठता हूँ तो मुझे जमाइयाँ बहुत आती हैं, मुझे उबासियाँ आती हैं, मेरा मन अशांत रहता है, बड़ी अजीब सा मेरा सिर भारी रहता है। लेकिन जब भी मैं समूह में बैठता हूँ, ये ऑनलाइन मेडिटेशन में भी बैठता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बड़े आराम से साधना हो जाती है। तो जिनको कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, मन जल्दी हावी हो जाता है एकांत साधना में, तो फिर उनको चाहिए कि वो सामूहिक साधना का लाभ जरूर उठाएं, उसमें जरूर जुड़ने की कोशिश। हाँ, यहाँ पर जो मैं सामूहिक साधना हम लोग जो यहाँ पर करते हैं वो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, सिर्फ उन्हीं को जोड़ा जाता है। ये मैं किसी के प्रश्न पर मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। एक महानुभाव का बड़े ही तीव्र जिज्ञासा वाला प्रश्न था कि कैसे, मतलब कि कभी लगता है कि ग्रुप में क्या करना, अकेले ही बैठते हैं। नहीं जी, दोनों का अपना अपना महत्व है, और अगर दोनों चल पड़े एक साथ तो और अच्छा लाभ होगा। हाँ, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, हम नाद लय को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, नाद में हमारा लय शुरू हो जाता है और हम बहुत दृढ़ हो जाते हैं, हम आनंद का स्पर्श कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति आनंद का स्पर्श कर लेता है, नाद लय का अनुभव कर लेता है,
तो फिर तो वो इस चीज़ के पीछे भागता है, वो तो कभी इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। लेकिन वैसे उच्च कोटि के साधक भी कई बार सामूहिक साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी लोगों की ऊर्जा से लाभ उठाते हैं और उनकी जो श्रेष्ठ ऑरा है उससे दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। ठीक है, उनकी जो स्ट्रांग ऑरा है, स्ट्रांग वाइब्रेशन है, क्योंकि उन्होंने साधना बहुत कर ली है, वो लय की अवस्था तक पहुंच गए हैं, वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो उनकी उनकी स्ट्रांग वाइब्रेशन, उनकी स्ट्रांग ऑरा का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं और वो भी सामूहिक रूप से सभी लोगों के पॉजिटिव ऑरा से वह भी। तो यह एक तरह से सामूहिक साधना, एक दीप जला तो दूसरा भी जला, तीसरा भी जला, चौथा भी जला, सब जलते जलते हैं। और जब एक साथ जब जल जाते हैं तो उससे आपको इतनी रोशनी होती है कि वो तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ना हो। अभी दीपावली का पर्व आने वाला है अगले महीने, तो वास्तव में हमें वास्तविक जो आध्यात्मिक दीपावली है वो तो घट में दीपक जलना है, घट में ज्योत जलना है। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। जो ज्योतियों का परम ज्योति, तमस्से परे, तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, जो ज्ञान से जाना जाता है, ज्ञान से गम्य है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्व, सबके हृदय में वास करता है, वो परम ज्योति प्रकट होती है। तो सबके भीतर सबकी चेतना एक साथ जागृत होनी शुरू हो जाती है, तो सबको एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। तो जो इस रहस्य को जानते हैं वो समय निकालकर सामूहिक साधना से कभी वंचित नहीं रहते। ठीक है, और वो एकांत में भी कर लाभ उठाते हैं। तो इसलिए अगर सही तरीके से हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो प्रॉपर तरीका यही है कि आप सामूहिक भी कीजिए, थोड़ा सा समय निकालकर आप एकांत में भी बैठिए, तो आपकी मजबूती बढ़ेगी, आपके अंदर दृढ़ता और बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप और साधना के मार्ग पर दृढ़ होने लगेंगे। ठीक है, सामूहिक भी बैठिए और एकांत के लिए भी थोड़ा समय निकाल दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारा अभ्यास धीरे धीरे दृढ़ता को प्राप्त हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। ठीक, तो यह जो विषय है हमें इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर हम अच्छे से समझ लेते हो तो निश्चय ही हम गलती नहीं करेंगे। नहीं तो एकांत की साधना कई बार खतरनाक भी होती है, कई बार हमारी हानि, क्योंकि हम छोटी मोटी कई चीज़ें हैं, कई नेगेटिव एनर्जी है, कई तरीके से काम करती है, उनको हम समझते भी नहीं, उनको हम जानते भी नहीं हैं। कई बार विचार बहुत बुरी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो एकांत की साधना कई साधकों को नुकसान भी पहुंचा देती है। एकांत की साधना कई बार जो है हमें मुख्य मार्ग से भी तोड़ सकती है, मन हावी हो जाता है, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो सामूहिक भी करना चाहिए और एकांत में भी समय निकाल कर। लेकिन जिनको ज़्यादा मन परेशान है, जिनका मन ज़्यादा अनियंत्रित है और साधना करते समय ही उनको बहुत सारे अश्लील विचार, बहुत तरह के पुराने विचार और बहुत तरह के विचार हावी होते हैं, उनको तो कम से कम कुछ महीनों तक तो सिर्फ समूह में ही बैठना चाहिए, सामूहिक ही बैठना चाहिए। ये ऑनलाइन का तो ये फ़ायदा है कि ऑनलाइन के लिए हम कहीं से भी कर सकते हैं ज्वाइन, नहीं तो किसी स्थान पे करने से तो कई बार वहाँ पहुँचने में अधिक समय लगता है या फिर दिक्कत थोड़ी सी आती। तो हम सब यह विचार करें, इसलिए सामूहिक साधना को आप साधारण मत समझिए, अद्भुत होता है यह और अद्भुत लाभ इसका मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो साधकों के लिए आज का यह विषय हमने रखा और आप निश्चय ही इसका विचार करेंगे। जब आप परिपक्व हो जाएंगे, परिपक्व साधक हो जाते हैं और अच्छे से आप नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के फ्लो को अच्छे से समझते हैं, विचारों में खोने से अपने आप को कैसे बचाना है, निद्रा आने से अपने आप को कैसे बचाना है, सारी टेक्निक आप समझ गए हैं, अभ्यास अच्छा हो गया है। टेक्निक जानने से नहीं हो जाता, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए।
स्किल्स जानकर क्या करोगे अगर अभ्यास नहीं है? किसी को समझा दिया जाए तैराकी का ये स्किल्स होता है, बटरफ्लाई कैसे करते हैं, फ्री स्टाइल कैसे करते हैं, ठीक है, किसी को समझा दिया जाए, स्किल बता दिया जाए, तो क्या वो तैर जाएगा? नहीं, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो टेक्निक बताने मात्र से नहीं हो जाता, विचारों को कैसे रोकना है ये टेक्निक तो बताया जाता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और समूह में प्रैक्टिस करेंगे तो कई गुना अधिक लाभ मिलता है, कई गुना अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें यह सब बड़ा ही गंभीरता से विचारना है, विचार करना है और इसके महत्व को समझना है। और संघ में, संगठन में एक शक्ति होती ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो विचार करना है हमें, विचार करके इसका लाभ उठाना है। तो ध्यान योग, जो लोग ध्यान योग का लाभ उठाना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स 20 अक्टूबर से शुरू होगा। ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, अभी भी ज्वाइनिंग इसकी शुरू हो चुकी है। ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 अक्टूबर से, दर्शन का कोर्स भी 20 अक्टूबर से शुरू होगा और योगा टीचर का कोर्स 11 अक्टूबर से यह शुरू होने वाला है। तो 5 मंथ का कोर्स है यह, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अक्टूबर 2023, 5 महीने का कोर्स है। आप योगा, इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर लीजिए इस नंबर पर, या कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सारा डिटेल ले लीजिए, ठीक। ये कोर्स हम कैसे कर सकते हैं? योगा टीचर का जो कोर्स है यह प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल योग शिक्षक बनने का यह कोर्स है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमको थोड़ा सा फीस ज़्यादा लग रहा है, तो क्या आपकी आर्थिक स्थिति है, क्या है, आप बात कीजिए पहले, तो आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा कि आप फ़ी कैसे जमा कर सकते हैं। फ़ी आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं, अलग अलग EMI में भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो योगा शिक्षक का कोर्स, क्या योगा शिक्षक का कोर्स जो बाहर रह रहे हैं, जो NRI हैं या बाहर रह रहे हैं, क्या वो भी कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं, अगर आप जर्मनी में रहते हैं, अगर आप USA में रहते हैं, अगर आप फ्रांस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया कहीं भी रहते हैं और यह योगा टीचर कोर्स करना चाहते हैं, योग शिक्षक का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, ध्यान रखिएगा। यह सिलेबस बेस्ड कोर्स है और इसमें समय लगता है, 5 महीने का समय इसमें लिया जाएगा आपको पढ़ाने और अभ्यास कराने में, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए, इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, अपीयर होना चाहते। कुछ लोगों ने कहा कि मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता लेकिन कोर्स के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जानकारी चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं करवानी। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है फिर भी आप यह कोर्स करना चाहते हैं योग शिक्षक का, ठीक, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यह, इसका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम के लिए है, एग्ज़ाम की ही तैयारी हम इसमें करवाते हैं। तो वो एग्ज़ाम करने के बाद आप एक सरकार के द्वारा मनोनीत, प्रमाणित, ठीक है, आप जो है एक शिक्षक बन जाते हैं, योग शिक्षक बन जाते हैं, ठीक है। फिर योग के क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, आपके लिए कार्य करना आसान हो जाएगा, आपको कई आइडियाज़ मिल जाएंगे, कई तरह की बातों की जानकारी हो जाएगी, तो ये इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो योग शिक्षक कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझें, और कुछ अपने जीवन संबंधी काउंसलिंग चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, एस्ट्रो कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सब ध्यान योग का कोर्स, विशेष रूप से जो हमारी चर्चा थी आज की, कि ध्यान एकांत में करें या समूह में करें, वो जो कोर्स है ध्यान योग का 20 अक्टूबर से शुरू होगा। और ये अलग अलग कोर्सेस हैं, ध्यान योग एक अलग कोर्स है, फिर प्राकृतिक चिकित्सा एक अलग कोर्स है, फिर दर्शन का एक अलग कोर्स है, फिर योगा शिक्षक का एक अलग कोर्स है। तो ये डिफरेंस आप लोग ज़रूर समझ लें, ना समझ में आए तो इसको समझने के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये कोर्सेज हैं जिनका आप लाभ उठाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और सांसारिक उन्नति भी कर सकते हैं। सांसारिक उन्नति भी है इससे,
हमारा सांसारिक जीवन भी बहुत बेहतर बनता है अगर हम डेली ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। ठीक है, हमारा सांसारिक जीवन बहुत ही बेहतर बनता है अगर हम डेली ध्यान योग का अभ्यास करें। तो हमें इस क्षेत्र में थोड़ा विचार करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। कोर्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर कर आप इसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए फिर आपके कमेंट्स देखते हैं। राजू पाल जी, योगेश खैरनर जी, नवज्योतिनाथ जी, मनोज साईं जी, शिखर शर्मा जी, ईशा जी, बिमला शाह जी, गोविंद प्रसाद नीमा, अवधेश कुमार, धन्यवाद भारत, रामविलास जी, विष्णुचंद्र मौर्य, गुमाना राम चौहान, सोनी पंडित जी, जे जायसवाल, जितेंद्र साहू, प्रेम सागर यादव, संतोष गुप्ता, व्यास सिंह, गंभीर शाह, माधुरी कोल्हे जी, योगेंद्र पंडित जी, श्वेता राय सिन्हा जी, घनश्याम सरोदे, विनोद के सूद, कमलेश खैरनर, किशोर वैद्य, अमन कक्कर, श्वेता कन्हई कुमार जी, हिम सुनार जी, पोस्ट प्रकाश शर्मा जी, अजीत अपराजित जी, कन्हई कुमार, दयानंद जी, मोहित महाजन जी, प्रभु दत्त शर्मा जी, प्रणाम गुरु जी। सही मार्ग दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत अभिनंदन। नरसाराम जी, केमिस्ट्री अल्ट्रा, बहुत अभिनंदन है आपका। हीरालाल यादव जी, ब्रह्म कुमार जी, गुरु जी, आत्मा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। जी हाँ, आत्मज्ञान होने से ही परमात्म ज्ञान होता है। जो स्वयं को नहीं जानता वो स्वयंभू को भी नहीं जान पाता। ठीक है, अगर स्वयंभू को जानना है, तो स्वयं की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, और ध्यान योग का मार्ग वही है, साधना का मार्ग वही है, स्वरूप का मार्ग, स्वरूप उपलब्धि का मार्ग, स्वरूप साक्षात्कार का मार्ग। एके त्यागी जी, रतन सिंह जी, बिमला शाह जी, कितनी योग्यता चाहिए योग शिक्षक के लिए? कोई योग्यता इसके लिए मान्य नहीं है कि ये योग्यता चाहिए या वो योग्यता चाहिए। हम आपको बता देते हैं इस विषय में। अच्छा प्रश्न है कि योग्यता मतलब आप कितने पढ़े लिखे हो। भारत सरकार की तरफ से इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हो या आप 10वीं पास भी नहीं हो, बोर्ड भी आपने पास नहीं किया है, आपकी पढ़ाई मात्र प्राइमरी तक रह गई है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप यह पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी तो आप कैसे पढ़ोगे शास्त्र? जो इसमें ग्रंथ हैं या इसमें बायोलॉजी भी थोड़ी पढ़नी पड़ती है, शरीर विज्ञान को भी थोड़ा समझना पड़ता है, तो आप वो सारे सब्जेक्ट कैसे कवर करोगे अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी तो? ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम आप भाषा को अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें, नोट्स बना सकें, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो एग्ज़ाम के लिए तो आपको नोट्स बनाना भी पड़ेगा। तो नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो लिखने का अभ्यास होगा तभी तो लिख पाएंगे ना। ठीक है, तो यह सब बातें यहाँ पर थोड़ी सी आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कठिन है, ऐसा नहीं कि ये परीक्षा की तैयारी, कोई आईएएस की तैयारी में लग गए, कोई आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ जाओगे, सिलेबस में जो बातें बताई गई हैं उनको पढ़ लोगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम पास करना आसान हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो यह आपको समझना है, इस बात को आपको समझना चाहिए और समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपने एक शिक्षा ग्रहण की है, 10th तक 12th तक भी की है, तो आपको थोड़ा आसान तो होगा पढ़ने में, आपको पढ़ने में आसान होगा, सरल होगा, आप आसानी से सारी चीज़ें पढ़ते जाओगे। नहीं है, बिल्कुल आप अशिक्षित अवस्था में हैं, तो फिर तो दिक्कत आएगी, फिर कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? ये चीज़ है, बस इतनी सी बात है। तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकार की तरफ से यहाँ पर नहीं दी जाती है। वैसे भी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, उसकी तरफ से कोई एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं या इतने क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है,
कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन का झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सामान्य स्तर तक भी पढ़े लिखे हैं तो आप कर लेंगे कोर्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो योग्यता, ऐसा कोई योग्यता या एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक। अशोक माली जी, परीक्षा या वन लाइन है या परीक्षा दोनों होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो जो लोग बाहर से हैं वो लोग ऑनलाइन परीक्षा आराम से दे सकते हैं। गुरुजी, क्या नाभि चक्र गर्म क्यों होता है? गर्म हो सकता है अगर अग्नि तत्व वहां पर है। नाभि चक्र में अग्नि तत्व वहां होता है तो अग्नि की मात्रा बढ़ेगी तो गर्म हो सकता है। कुछ बीमारी हो सकती है, चक्रों में असंतुलन आ गया होगा तो भी गर्म हो सकता है, तो उस असंतुलन को ख़त्म करना चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र का भी इसमें कोई फिक्स एज का सिस्टम इसमें नहीं दिया गया कि कितनी उम्र होनी चाहिए। आप 60 साल की उम्र के भी हैं तो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मिनिमम उम्र की लिमिट है, 18 साल से कम उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो इस योग शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वो 50, 55, 60 तक भी जा चुके हैं और उनका योग अच्छे से योगासन वगैरह जानते हैं, करते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो इस सर्टिफिकेट कोर्स को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब कोई 70, 75 से ऊपर जा रहा है तो बेचारे का शरीर ही उस स्थिति में नहीं रह पाएगा कि वो बहुत ज़्यादा, हालांकि इसमें ऐसा कोई टफ योग आसन वगैरह नहीं होता है, यहाँ पर योग सिद्धांत को समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आप बहुत सारा आसन करके दिखा देंगे, इससे कोई आप योगी नहीं बन जाएंगे। तो यह जो योग शिक्षक का कोर्स है, इसमें शास्त्रों का ज्ञान और योग सिद्धांत को समझना कि कैसे भी हम योग नहीं कर सकते। योग करने का भी अपना एक नियम होता है, थेरेपी होता है, उस नियम को समझना जरूरी है, वही योग शिक्षक बन सकता है। कोई बहुत कठिन कठिन आसन कर लेने से कोई योग शिक्षक नहीं बन जाता, ठीक है। योग की बारीकियों को जो समझ पाता है, तो इसमें बारीकियां समझाई जाती हैं इस कोर्स के अंदर कि आसन करना है तो किन बातों का ध्यान रखना, षटकर्म करना है तो किन बातों का ध्यान रखना, प्राणायाम करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, मुद्रा करना है, मुद्राओं का अभ्यास करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, तो एक शिक्षक को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें शिक्षण प्रणाली पर ध्यान दिया जाता है। तो उम्र का भी कोई सीमा ऐसे नहीं दिया गया है। अगर उम्र आपकी 60 वर्ष तक भी है और आप ठीक ठाक हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप ज़रूर संपर्क मुझे कीजिए, बताइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो उम्र का भी कोई बंधन सरकार यहाँ पर, गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं देती है। ये जो बोर्ड है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, उम्र का बंधन नहीं दे रहा है इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो अमिता पंडा जी, अभिनंदन है आपका। शिव शक्ति, गरम कैसे खत्म होगा? ध्यान योग करिए, ये जो 20 अक्टूबर से ध्यान योग का कोर्स शुरू होने वाला है, करिए, तब पता चलेगा कि फ्री में कुछ भी करना और दक्षिणा देकर सही तरीके से गंभीरता पूर्वक किसी विषय को करने में क्या अंतर होता है। डिफरेंस पता चलेगा, अंतर पता चले। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं आप ये 2000, लेकिन जो लोग कर लेते हैं, जो लोग कर लेते हैं वो ये कहते हैं कि यह तो इस जो आपने हमें दिया है, इतना बढ़िया कोर्स हमें मिला है, ये तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने यह शुल्क कुछ भी नहीं है। जो लोग कर लेते हैं उनका ये अनुभव है। कुछ दिनों बाद हम ऐसे लोगों का अनुभव का भी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यह हमें विशेष रूप से समझना है कि हम जो है नियम से, सिद्धांत पूर्वक, शास्त्र सम्मत तरीके से हम कोई अभ्यास सीखें, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह की संस्थाएं हैं, बहुत तरह के गुरु हैं, उनका अपना अपना प्रचलन है। वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने ध्यान की पद्धति पर, योग पर अनुसंधान नहीं किया है, योग शास्त्रों का गहन अध्ययन नहीं किया है, और कुछ ना कुछ बताना शुरू हो गए। कोई त्राटक क्रिया बताया जा रहा है, कह रहा है कि हम जो देते हैं वो कोई देता ही नहीं है। एक महानुभाव मिले, बोले कि ये बिंदु पर ऐसे चित्र बना है, उस पर ध्यान लगाइए, और फिर अपने आंखें बंद करेंगे, अंदर में भी दिखाई देगा। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? ये क्या बहुत श्रेष्ठ कोटि का ध्यान हो गया क्या?
ठीक है, और वो बोलेंगे कि भाई ये तो इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है फिर, और आप करने लग जाओगे। ध्यान का भी अपनी एक प्रक्रिया है, उसका भी अपना एक विज्ञान काम करता है। आप सोचोगे कि हम अगर जबरदस्ती कई चीजें करोगे तो कई तरह की समस्याएं आएंगी, चक्रों में असंतुलन आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चक्रों का संतुलन बन जाए, और चक्रों का संतुलन बनना जरूरी है, और ध्यान योग में ऐसी क्रियाएं करवाई जाती हैं, ऐसे अभ्यास करवाए जाते हैं जिससे कि चक्रों का संतुलन बनने लगे। तो नाभि चक्र जो है, मणिपुर चक्र जो है, वो गर्म ना हो या कुछ ऐसी समस्या है तो आपको ध्यान योग का कोर्स करना चाहिए। क्या मंत्र के आधार पर ध्यान होगा? अतीन्द्रिय ध्यान मंत्र के आधार पर नहीं होगा। हाँ, जो योगी है, जो पहले ही अपने ध्यान को ऊपर उठा चुका है, आगे बढ़ चुका है, वो मंत्र से लाभ उठा सकता है। लेकिन जो नवीन साधक है, जो मंत्र से शुरू कर रहा है, तो मंत्र से मंत्र योग होगा। इसलिए मंत्र को हमेशा लय योग से अलग रखा गया है। आप शास्त्र पढ़िए, शिव संहिता पढ़ लीजिए, हठ योग के ग्रंथ पढ़ लीजिए, हठ रत्नावली पढ़ लीजिए, मंत्र योग, लय योग, ये अलग अलग योग है। जैसे त्राटक क्रिया, कुछ संस्थाओं में त्राटक क्रिया ही एक तरह से करवाया जाता है कि गुरु जी की फोटो का ध्यान करो, कोई बिंदु ऐसे गोल बना देंगे, बीच में बिंदु होगा, उस बिंदु का ध्यान करो। तो ये त्राटक क्रिया है, और त्राटक क्रिया हठ योग में आता है, राजयोग का अंग ही नहीं है वो। त्राटक क्रिया षटकर्म में आता है, त्राटक क्रिया षटकर्म के अंतर्गत आता है, या कोई अतीन्द्रिय साधना नहीं है। तो अतीन्द्रिय ध्यान में पहुंचने के लिए, नाद लय, नाद योग तक पहुंचने के लिए मंत्र, प्रारंभ में हम मंत्र का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हम अगर मंत्र में आसक्त हो जाएंगे या मंत्र को ही पकड़ लेंगे, यह मंत्र ही सब कुछ है, जैसे गुरु जी लोग बांध देते कि बेटा यही मंत्र सब कुछ है अब तुम्हारे जीवन में, तो वहां पर एक बंधन लेकर हम बैठ जाते हैं और आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो। तो प्रारंभिक साधकों के लिए मंत्र ठीक है, मंत्र करें, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान योग के कोर्स में भी हम मंत्र योग के बारे में बताते हैं। जो ध्यान योग का कोर्स है, इसमें भी मंत्र योग के बारे में बताया जाता है, लेकिन मंत्र से भी ऊपर उठकर बातें बताई जाती हैं। ठीक, यह हमें समझना चाहिए। मंत्र के आधार पर मंत्र का ध्यान होगा, धारणा होगी, ध्यान नहीं हो पाएगा मंत्र के आधार पर। और हम कहें कि मंत्र ध्यान एक, देखिए ध्यान वास्तव में स्वतः होने वाली क्रिया है। हम तो एक बताया जाता है कि ऐसे 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 हम करेंगे तो हम ध्यान में जाना शुरू कर देंगे, ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा। उसमें मंत्र भी एक साधन है बस, लेकिन मंत्र से ध्यान हो जाएगा ऐसा पूरी तरह से नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। तो ध्यान योग कोर्स करने से बात समझ में आ जाएगी कि मंत्र एक प्रारंभिक साधना का साधन मात्र है, हम उसका अभ्यास करें। लेकिन अगर हम अतीन्द्रिय ध्यान में उतरना चाहते हैं, अतीन्द्रिय ध्यान में हम पहुंचना चाहते हैं, तो हमें निश्चय ही ध्यान योग का यह जो कोर्स दिया जा रहा है, इसको हमें समझने की कोशिश, इसको प्राप्त करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। रामविलास जी सर, ध्यान योग अमूल्य संपत्ति है, इसकी तुलना किसी सांसारिक धन दौलत संपत्ति से नहीं किया जा सकता है। रामविलास जी ने ध्यान योग का कोर्स किया हुआ है और नियमित अभ्यास करते हैं, सामूहिक अभ्यास भी कर लेते हैं। तो जो लाभ उठा रहे हैं तो वो निश्चय ही लाभान्वित हो रहे हैं ध्यान योग के अभ्यास से। तो आप भी लाभान्वित होइए, आप भी इसको प्राप्त कीजिए। तो कोर्सेस को ज्वाइन करना है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर व्हाट्सएप मैसेज कर आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। इसी के साथ अब हम विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। अभी विदा लेते हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपको ये जानकारी जरूरी लगे, बेहतर लगे तो आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर किया, लाइक भी जरूर किया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।